वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास जो अदर सब्जेक्ट की वो स्टार्ट कर देंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की। तो इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती और पत्नी का नाम एमिली शिंकल था। इनकी संतान एक पुत्री थी अनीता बोस और स्नातक की उपाधि इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनके राजनीतिक गुरु उनके बारे में जान लीजिए, ये देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। 1919 ईस्वी में भारतीय लोक सिविल सेवा में ये उत्तीर्ण हुए थे और इनका एक प्रसिद्ध नारा है जो आपको याद रखना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की। सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की थी। 22 जून 1939 को मुंबई में अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था जहां फॉरवर्ड ब्लॉक के संविधान और कार्यक्रम को अपनाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है वो याद कर लीजिए 18 से 22 जून 1940 तक नागपुर में आयोजित किया गया था और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान भी संभाली थी। इनको कई उपाधियां दी गईं, उसमें से याद कर लीजिए सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। द फ्री इंडिया सेंटर और 1941 में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। द फ्री इंडियन लीजन ये वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। इन्होंने नारा दिया जय हिंद का और यह आज़ाद हिंद फौज का अभिवादन अब भारत का नारा था। इनकी मृत्यु याद कर लीजिए 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस की ताइपे अर्थात ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन हो गया। आगे इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। 1921 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण इन्हें मांडले जेल भी भेजा गया था, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया इनके खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया था और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में जीतने के बावजूद भी ये अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध भी कर रहे थे। वर्ष 1930 के दशक में वे जवाहरलाल नेहरू और एम एन रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे थे।
वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा भी की। सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान हासिल करते हुए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन 1921 में कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता के संघर्ष में वे शामिल हो गए थे और इसकी वजह से ये इससे इस्तीफा दे देते हैं। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और 1923 में ये कलकत्ता के मेयर भी बने थे। मार्च 1940 में बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया था। यह फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। सुभाष चंद्र बोस को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने विरोध किया और कलकत्ता में हॉलवेल के लिए प्रस्तावित स्मारक के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया। दिसंबर 1940 में भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और नजरबंद कर दिया गया था। जनवरी 1941 में यह अफवाह फैली थी कि बोस भाग गए थे और 26 जनवरी 1941 को भगत राम की मदद से वे छद्म नाम जियाउद्दीन के तहत पेशावर पहुंचे थे। जब सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया तो रास बिहारी बोस बहुत उत्साहित थे और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए टोक्यो छोड़ दिया। यह बैंकॉक में एक सम्मेलन में था। उस समय भी जापानी कब्जे में था कि आईएनए को एक भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं रास बिहारी बोस होंगे। उन्होंने 1942 में टोक्यो में लीग की स्थापना की थी। जब सुभाष बोस को जापानियों ने आईएनए का नेतृत्व करने के लिए कहा तो वे इसके लिए तैयार हो गए थे और वह सिंगापुर गए और रास बिहारी बोस से मिले। बाद में खुशी खुशी भारतीय स्वतंत्रता लीग और आईएनए के नियंत्रण और नेतृत्व को सुभाष को जुलाई 1943 में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रास बिहारी बोस द्वारा जो किए गए संगठनात्मक स्पैडवर्क पर था कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कर सकता है और सुभाष चंद्र बोस 25 अगस्त को आईएनए के सर्वोच्च कमांडर बन गए थे। फरवरी 1944 में रास बिहारी बोस का स्वास्थ्य और बिगड़ गया था। इन्हें फेफड़े की क्षति हो गई थी और 21 जनवरी 1945 को ये 58 वर्ष के ही थे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस का एक प्रमुख कथन है कि क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि ऐसी क्रांति लाना है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सरकार देश में स्थापित की जा सके। ये कथन सुभाष चंद्र बोस का। तो याद ये रखना है आपको कि रास बिहारी बोस ने आईएनए का गठन किया था, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाल लेते हैं, उनको दे दिया जाता है और बहुत ही कम उम्र में रास बिहारी बोस की मृत्यु भी हो जाती है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में अब हमें पढ़ना है। आज़ाद हिंद फौज कहिए या फिर इंडियन नेशनल आर्मी कहिए, इसका गठन 1942 में किया गया था। 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो, जो कि जापान में था, इसमें रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस थे। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, इनके सहयोग से आईएनए अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका जो पहला सम्मेलन है वह जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीज़न है, इसका औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। डेट याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया और इस फौज का जो गठन है वो सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर जो द्वीप है वो ब्रिटिश मलय का अंग था। आज़ाद हिंद फौज का जो दिवस है, आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों आर.के. सहगल, शहनवाज और गुरु बख्श हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह, शहनवाज को फांसी की सजा दी गई। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया और इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भी किया था, जिसमें भूला भाई देसाई ने इसका नेतृत्व किया और तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रमुख वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। तो आज की इस क्लास में हिस्ट्री में हमने आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना।
अभी भी आज़ाद हिंद फौज के बारे में और तथ्य जानने हैं जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, कोई अदर कोर्स ज्वाइन करना है, UPPCS, RO या फिर अदर स्टेट PCS, इन सभी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिना देर के आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।